कल मैं जो पढ़ा गया था अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर फर्स्ट था सॉल्यूशन का, उसमें हम मास परसेंटेज बताए थे, वॉल्यूम परसेंटेज बताए थे। ठीक है, अब उस पर मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का है, 2.7 है। कह रहे ये सोल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशंस एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशंस बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशंस। तो आपको मैंने W/W पढ़ाया था, ठीक है, मास परसेंटेज। तो पहले क्या निकाल लें, अगर ये 300 ग्राम है उसमें 20% सोल्यूशन है, यानी 300 ग्राम जो बता रहे हैं 20%, उसमें सोल्यूट कितना है। तो हमने कहा मास ऑफ सोल्यूट, तो 300 ले लिया, 25/100 कर दिया। ये है 400 तो 400 ले लिया, ये 40/100 कर दिया। यानी ये जो निकल के आया है ये सोल्यूट का मास हो गया। अब टोटल मास कितना होगा सॉल्यूशंस का, तो जोड़ दीजिए, 300 ये है और 400 ये है, जोड़ दीजिए, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। आपको पढ़ाया था W/W, यानी जो W होता है छोटा वाला वो सोल्यूट का होता है, जो बड़ा W होता है वो सॉल्यूशंस का होता है। तो ये है 235/700 डिवाइड करेंगे ये, यानी इतना परसेंट हो जाएगा आपका जो है सोल्यूट्स का, सॉल्यूशंस के अंदर होता है। तो आगे देखते हैं, कुछ एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट रह गए थे उसे कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। तो आपका ये रह गया था पार्ट पर मिलियंस। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं पेज नंबर 35 पे जो है पीपीएम कहा है, तो पीपीएम के बारे में बताते हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस कराते हैं। तो मैं एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन्स, और उस पर क्वेश्चंस कराता हूँ। जब चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा एक बार एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज हैं, इंटेक्स हैं, सबको फिर दोबारा डिस्कस कर देंगे और साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं। तो ये है, तो बोलते हैं पार्ट पर मिलियंस, पीपीएम बोलते हैं। पीपीएम क्या है, ठीक है, ये तो पार्ट पर मिलियन जो है इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, ये कह सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज ग्राम ऑफ सोल्यूट्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट in gram परसेंट इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, ये कह सकते हैं। इसी को पार्ट पर मिलियन कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं पीपीएम बराबर कितना मास है, कितना वेट है, कह सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 10 के पावर 6, ये कह सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी का आप डिफिनीशंस कह सकते हैं, अगर ये चाहें तो ये कह सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये कह सकते हैं पीपीएम। एनसीईआरटी में क्या कहा, एनसीईआरटी में जाएगी लाइन मिलेगा नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, ये कह सकते हैं एनसीईआरटी में नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन टोटल वर्ड कहेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑल कंपोनेंट इंटू 10 के पावर 6, ये कह सकते हैं। एनसीईआरटी में जाएंगे आपको एक क्वेश्चंस मिलेगा, तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस ये रहा। मैं आपको क्वेश्चंस लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी का ही लाइन है, ए लीटर ऑफ सी वाटर, ए लीटर ऑफ सी वाटर, एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि नियर अबाउट कितना
तो कह रहे 1030 ऑफ ग्राम, यानी 1 लीटर समुद्र का लाएंगे तो उसमें इतना ग्राम होगा। एनसीईआरटी की लाइन है, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ dissolved oxygen यानी O2 गैस, ऑक्सीजन फाइंड आउट, कह सकते हैं फाइंड आउट ppm ऑफ सी वाटर। ये मैंने जोड़ दिया, यानी आप पार्ट पर मिलियन निकालना है, कुछ नहीं करना होगा, सिंपल तरीके है। ग्राम में दिया है, इसको यूज कर लो, तो इसको यूज कर लेता हूँ, इस फार्मूले को मैं यूज कर सकता हूँ, यूज कर लीजिए। ppm इक्वल टू, जो ग्राम होगा ऊपर होगा सोल्यूट्स का होंगे, तो कितने हैं देखो, ये तो पूरा 1 लीटर पानी लेके आए वो है, ये है ऑक्सीजन, कितना है 6 × 10⁻³ ग्राम में है, और 1 लीटर जो लेके आए उसमें कितना है, सी वाटर अगर लेके आएंगे ये है 1030 × 10⁻⁶, ये इससे कट जाएगा, ये डिवाइड कर दें, यहाँ से 3 पार्ट चले जाएंगे, ये तो कितना बचेगा 10⁻³ सॉल्व कर लीजिए, 6 × 10⁻³ मतलब ये डिवाइड बाई 1030, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, तो अगर सॉल्व करके देखेंगे तो 5.8 आएगा, कितना आएगा डिवाइड कर लेते हैं 5.8, इसे कह सकते हैं 5.8 ppm है ये। यानी 1 लीटर अगर आप वाटर लाते हैं तो ppm में नापेंगे तो ऑक्सीजन इतना मिलेगी। अगला देखते हैं, ये भी एक लाइन एनसीईआरटी में है, आपको याद करना होगा कि ppm यूज कहाँ करेंगे। तो अगर कोई सोल्यूट बहुत कम मात्रा में होती है, यानी जो पार्ट में हो, यानी 10⁻6 में से बहुत कम, अगर देखा जाए तो 10⁻6 में ये बहुत कम है। जैसे टूथपेस्ट होता है, उसमें फ्लोराइड्स होते हैं, बहुत कम होते हैं, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो दांत खराब होने लगते हैं, पीला होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो कहाँ कहाँ इसे यूज करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस में यूज करते हैं या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में यूज करते हैं। तो ये लाइन आप कह सकते हैं कि इसको ppm को कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, यूज़ में। तो एक तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस में यूज करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशंस में यूज करेंगे एटमॉस्फेयर। और कहाँ यूज करेंगे, जब ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाती है, ठीक है, पॉल्यूशंस वाटर की हो या एटमॉस्फेयर की हो, क्यों हो, वाटर का हो या फिर एटमॉस्फेरिक का हो, तो इसमें यूज करते हैं, इसमें करते हैं ppm में यूज करते हैं, या फिर माइक्रोग्राम पर ml में यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, माइक्रोग्राम पर ml में यूज की जाती है। तो पोल्यूशन देखी जाती है वाटर में, पोल्यूशन देखी थी एटमॉस्फेयर में, उसमें यूज़ की जाती है। ये अक्सर देखा होगा चौराहे पे या कहीं भी देखे होंगे, स्क्रीन लगी होती है, ताजमहल पे जाएंगे वहाँ भी लगी होगी, तो देखा जाता है SO2 कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, उन सबको या तो इसमें देखते हैं या तो इसमें देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, मोल फ्रैक्शंस, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। आगे चलते हैं, मोल फ्रैक्शंस। काफ़ी यूज होगा इसको, मोल फ्रैक्शंस को, इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। यह मोल फ्रैक्शंस को जो है मैं अपनी भाषा में बता सकता हूँ और किताब भाषा में बता सकता हूँ। जैसे किताब में जाएंगे x बराबर, तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, ये कह सकते हैं। एनसीईआरटी में जाएंगे तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट,
या फिर कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ये यूज कर सकते हैं। या फिर मेरी तरीके से यूज कर सकते हैं, मोल जिसका निकालना हो कहेंगे उसका मोल अपॉन टोटल मोल्स, ये भी कह सकते हैं। चाहे ये यूज करिए चाहे वो यूज करिए, दोनों एक चीज़ है। उसका मोल अपॉन टोटल मोल्स, उसका क्या, जिसका निकालना होगा मोल, उसका यानी मोल फ्रैक्शन निकालना हो। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल पता होना चाहिए। तो मोल क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, ये होते हैं। वेट लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा। हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं और भी हमारे जो कोर्स में है वो बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी 2 कंपोनेंट होंगे। तो अगर 2 कंपोनेंट कर निकालना है तो 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं, एक लाइन में लिख देता हूँ कि इफ़ ये बाइनरी मिक्सचर्स, इसका मतलब मिक्सचर कैसी है, दो चीज़ मिले हैं उसमें, कहेंगे इन ए बाइनरी मिक्सचर्स, कोई बाइनरी मिक्सचर है, 2 चीज़ मिले हैं, तो उसमें कोई कंपोनेंट ए होगा और कोई दूसरा बी होगा। कहेंगे इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, यानी 2 लोगों के मोल ए और बी हैं, उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर, एन ए एंड एन बी, ये कह दिया। ए और बी है, दोनों मिले हैं किसी सॉल्यूशंस में, उसमें एक का मोल ए है और दूसरा का मोल बी है। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो रिस्पेक्टिवली तो कहेंगे फाइंड आउट मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी, ये कह सकते हैं। तो अगर मान लो हमें निकालना है ए का, तो कहेंगे मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, इसका निकालना हो तो उसका मोल, इसका मोल कितना है एन ए, टोटल मोल कितना होगा एन ए प्लस एन बी, ये कह सकते हैं। अगर बी का निकालना है तो कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो बी का मोल, ये मोल फ्रैक्शन लिखना है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, तो बी का मोल अपॉन टोटल मोल। ये एक तरीका तो ये है। अगर किसी एक का मोल निकल जाए तो कुछ ना करिए, क्या करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 कहते हैं। यानी अगर एक का मोल निकल जाए तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो बी का आ जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन है, उसका मोल अपॉन टोटल मोल आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये रहा एग्जाम्पल्स, इस पर क्वेश्चंस कराते हैं। तो मोल फ्रैक्शंस में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा होता है वही एग्जाम में आते हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। ये रहा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में जाएंगे तो 2.1 के एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना दिया है, ब्रैकेट में लिखा है C2H6O2। in a solutions containing
20% of C2H6O2 बाई मास, ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये दिया है। करेंगे क्या, ये 20% यूज तो आप कर चुके हैं। देखो 20% बाई मास आपको पढ़ा चाहिए W/W, तो अगर इथाइलिन ग्लाइकाइड की वेट देखा जाए तो कितना हो गया 20 ग्राम। ये किसका है, C2H6O2 का, ये वेट हो गया। तो जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, वाटर का। और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2 तो निकाल सकते हैं। एक कार्बन 2 है तो 2 × 12, ये 1 × 6, ये एक ऑक्सीजन का जो कितना होता है 16, तो 2 का हो गया 32, जोड़ लीजिए 24, 6, 32, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 62, जोड़ लीजिए 6, 4, 10, 2, 12 यानी 2 यानी 62, 3, 2, 5, 62 हो गया। तो इसका मोल निकाल लीजिए, तो मोल ऑफ C2H6O2 तो कितना हो जाएगा 20/62, ये मोल हो जाएगा। अब आप जो है ये 20% अगर जो है ये था तो बाकी क्या था वाटर, तो वाटर कितना होगा, वाटर का वेट, तो वाटर हो जाएगा 80 और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो जाएगा 18, तो डिवाइड कर लिए इसका मोल निकल जाएगा, मोल ऑफ वाटर तो जाएगा 80 डिवाइड बाई 18, ये कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। किसका निकालना हो, जिसका पूछा है। अगर कह रहा है मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी इसका पूछ रहा है, तो कहेंगे मोल फ्रैक्शंस ऑफ C2H6O2, तो इसका मोल डिवाइड कर लेंगे तो 20/62, उसका मोल अपान टोटल मोल, तो इसका मोल आएगा टोटल, ये हो गया 18 ये सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो है इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 0.068, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। ये मोल फ्रैक्शंस किसका हो गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल का हो गया। दूसरा का निकालना है, कुछ नहीं करना होगा, आपके पास फार्मूला है, क्या है XA + XB = 1, तो ये आपका आ ही गया है 0.068। B का निकालना है, B आपका है वाटर, ये X जो है वाटर का है = 1, तो X वाटर = 1 - 0.068, तो X वाटर का निकल जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो जो है आपके क्वेश्चंस ये लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 0.932 हो जाएगा, ये वाटर का हो जाएगा। हमने निकाल लिया मोल्स, दोनों को मोल निकाल लीजिए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपान टोटल मोल कर दीजिए, आ जाएगा। एनसीईआरटी का ही था क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो है बहुत सिंपल आते हैं। अब मोल फ्रैक्शंस हो गया, मोल फ्रैक्शन के बाद जो है अगला पॉइंट है, ठीक है, मोलेरिटी। एक होता है मोलेलिटी, एक होता है मोलेरिटी, दोनों डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल है, उसका मोल अपान टोटल मोल्स, एक का निकाल लीजिए, एक में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा। तो एक होती है मोलेलिटी, एक होती है मोलरिटी। तो मोलेरिटी डिस्कस करते हैं, ये इसको कैपिटल M से कहते हैं, नहीं ये कैपिटल M है ना, मोलरिटी जो है तो इसको कैपिटल M से करेंगे। मोलेलिटी जो होती है वो जो है, एक होती है मोलेलिटी, ये मोलेलिटी, उसको स्मॉल m से करते हैं, इससे कर रहे हैं, तो कैपिटल M से कर रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको डिस्कस करते हैं। अब एक होता है मोलेलिटी, एक होता है मोलरिटी। तो मोलेरिटी इसको डिस्कस करते हैं।
और एक होती है मोलरिटी जो स्मॉल m से होता है, उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसको। तो ये इसका डेफिनेशन बता दें, यानी जो मोल होगा वो 1 लीटर के सॉल्यूशंस में कितना परसेंट होगा। तो कहेंगे इट इज़ डिफाइंड एज defined as number of mole of solute present in 1 liter ऑफ सॉल्यूशंस। कहेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, या 1 लीटर के सॉल्यूशंस कहिए, या फिर कह सकते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर कह सकते हैं। 1 क्यूबिक 1 लीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर, ध्यान रखिएगा। 1 इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या 1 क्यूबिक डेसीमीटर्स ऑफ सोल्यूशंस। अब 1 लीटर कहिए, या उसी को आप कह सकते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर कह सकते हैं। 1 क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब होता है 1000 मिलीमीटर्स, ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब कितना हो गया? 1 लीटर। तो 1 लीटर बोलिए या 1 क्यूबिक डेसीमीटर बोलिए, 1000 मिलीमीटर बोलिए। ध्यान रखिएगा, इससे डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब इसका और आसान कर दूं। आसान का मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, इधर लिख लो। तो ये किसका होता है? जो ऊपर से मिलाते हैं सोल्यूट का। एम वी कितना होता है? ml में लेंगे अपॉन 1000। ये एक तरह का फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सोल्यूट है। तो इसे क्या बोलेंगे? मोल। ये हो गया मोल किसका? मोल हो गया सोल्यूट का, जो बाहर से आप मिलाते हैं, ऊपर से मिलाते हैं। ये m, अगर ये लीटर में लेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम्स। ये भी वॉल्यूम सॉल्यूशंस का। तो किस में ले लें? लीटर में। तो अगर आप 1 लीटर में लेंगे तो ये हट जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगी? m इक्वल टू हो जाएगा मोल अपॉन लीटर्स। किसमें ले लें? लीटर के अंदर। ये हो जाएगा। ये मोल किसका है? सोल्यूट का है, ये कह सकते हैं। तो वही डिफिनेशन लिखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, या 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशंस। और 1 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर्स। तो आप इस फार्मूला रख लीजिए। आते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, बहुत सिंप्लीफाई है। इस पर रखिए सिंपल क्वेश्चंस, आराम से लग जाएगा। तो ये डिफिनीशन जो था मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस इज नोन एज मोलरिटी। तो इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चंस ये है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल का ही है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का सवाल है। एग्जाम्पल में जाएंगे तो मिलेगा 2.2 का ही सवाल है। क्वेश्चंस क्या है? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशंस, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml सॉल्यूशंस। यानी आपको मोलरिटी निकालना है, ये निकालना है। तो बाकी रख दीजिए। तो वेट कितना होगा? ये NaOH को ही मिलाया गया है बाहर से, इसका मतलब सोल्यूट यही है, कम क्वांटिटी में वही रहेगा। तो 5, तो ये W जो है चाहे अलग से लिख लो, W इक्वल टू 5 ग्राम NaOH का। और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए NaOH का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। तो कितना हो जाएगा? सोडियम का होता है 23
ये होता है 16, ये होता है 1, तो आप जोड़ लीजिए 6 3 9 1 10, ये 14 हो गया। रख दीजिए वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट्स, ये आपका फार्मूला हो गया। तो वेट कितना दिया है आपका, ये दिया है 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 40, एम आपको निकालना है, एम हो गया। वी आपका दिया है कितना दिया है 450 ml, ml में दिया है, रख दीजिए। तो ये हो गया 450। अगर ये लीटर में होता तो इसको हटाना पड़ता, अगर ये ml में है तो आपको 1000 लिखना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए। ये वाली पार्ट जो है सॉल्यूशंस की होती है वैल्यू, और ये वाली सोल्यूट की होती है। ये जो है सॉल्यूशंस के होते हैं, जो इधर लिखे हैं सॉल्यूशन, ये सोल्यूट के हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। डिवाइड कर दीजिए, ये 5 × 10, ये आ गया 4 × 45। सॉल्व कर लेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.278, 0.278, ठीक है। एम आ गया। इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो मोल पर लीटर कह सकते हैं। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी होगी मोलरिटी। अब आती है मोलेलिटी, मिलते जुलते हैं। मोलेरिटी एल आ जाएगा तो मोलेलिटी ये वर्ड है, डिफिनीशन चेंज हो जाएगा। इसको कैपिटल एम से कहते हैं, तो मोलेलिटी को स्मॉल एम से कहेंगे। मोलेलिटी LALY, वहाँ अर्थ से स्मॉल एम से, तो ये मोलेलिटी होती है। सेम चीज़ है, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, वहाँ कहे थे मोलेलिटी में प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ क्या कहेंगे, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स, ये कहना होगा। ये डिफिनेशन, दो चीज़ें मिस्टेक करते हैं आप मोलरिटी और मोलेलिटी में। तो ये मोलेलिटी है, स्मॉल एम है, तो डिफिनेशन हुआ इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट जरूरी नहीं कि वाटर हो, वाटर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, फिनाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम सेम फार्मूला है, जो इससे पहले फार्मूला था वही सेम फार्मूला है। देखो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट्स, ये किसका हो जाएगा, आपका एब्सोल्यूट का है। स्मॉल एम यहाँ W कहेंगे अपान 1000। ये जो होगा ये ग्राम में ली जाएगी, वहाँ ml में लेते थे, वहाँ क्या था कैपिटल M, मोलरिटी के लिए कैपिटल M, यहाँ B था ml में 1000। अब ये है सॉल्वेंट के लिए, लेकिन सॉल्वेंट भी 1 किलोग्राम, ध्यान रखिएगा, ये सॉल्वेंट भी 1 किलोग्राम का है। ये फार्मूला हो गया। इधर वाला पार्ट जो है आपका सॉल्यूशंस का है, इधर वाला पार्ट एब्सोल्यूट का है। सिंपल तरीका है, इसमें रख दीजिए, डिफिनीशन हो गया। देखो ये पूरा क्या हो गया, मोल। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा हो गया मोल, किसका है, सोल्यूट का। ये है स्मॉल एम, इसको W को हमने किलोग्राम में ले लिया तो इसे केजी कर लिया, तो ये हट गया, ये हो गया। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल अपान W, किस में, केजी में, और ये पार्ट आपका सोल्यूट का हो गया। तो डिफिनीशन क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलेलिटी। तो डिफिनीशन जो था वो ठीक है। ये वाले पार्ट जो है ये किलोग्राम है, ये प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा, ये 1 किलोग्राम का है। ये सही कर लो इसको, क्योंकि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, वहाँ क्या था 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, थोड़ी सी मिस्टेक उन्हें सही कर दिया है। डिफिनीशन जो है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ क्या था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोग्राम, ये ध्यान दीजिएगा, ये है सॉल्वेंट और वहाँ था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने सही कर दिया है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इस पे क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, इसी फार्मूले से।
इस क्वेश्चंस को आप जो है क्लियर कर सकते हैं। वहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्वेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड्स, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मीन्स एस्टिक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड्स, ये इन 7.5 ग्राम ऑफ बेंजीन्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, ये वाला पार्ट है इधर सोल्यूट का, और ये है आपका स्मॉल m, ये W होगा ग्राम में, और ये है आप पार्ट आपका सॉल्वेंट का। तो वेट कितना दिया है, ये जो बाहर से ये जो है इतना ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी जो है यही मिलाया गया है। तो वेट दिया है, W जो आपका दिया है 2.5 ग्राम दिया है इथेनोइक एसिड, और एस्टिक एसिड का जो फार्मूला होता है ये, इससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3COH। तो आप कहेंगे 12, तो 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा, ये हो गया। आप हाइड्रोजन आपके पास 4 हैं तो +4 हो जाएगा। आपके 2 ऑक्सीजन हैं, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए, ठीक है। 4 4 8 2 10, ये हो जाएगा 3 2 5 यानी 60 हो जाएगा, तो रख दीजिए। तो 2.5 अपॉन 60 ये हो जाएगा। M निकालना है, W दिया होगा, कितना दिया, ये जो सॉल्वेंट की है यही है 75 डिवाइड बाई 1000 से सॉल्व कर सकते हैं। तो M = हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 75। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो सॉल्व करेंगे तो 0.55 आ जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है। 1 किलोग्राम में था तो पर केजी कहेंगे। तो ये आपके टॉपिक थे एनसीईआरटी के। आप जो है जो चीज़ें थी मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे वो एनसीईआरटी में ही रहेगी, सॉल्युबिलिटी एक अलग टॉपिक है। तो लेक्चर 3 में आपको सॉल्युबिलिटी मिलेगी, उसमें हेनरी लॉ पढ़ाएंगे, कई सारी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको।